नमस्ते दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो है इंडो पाक इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़े गए वॉर्स की। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मुझे उनके बारे में पता है वो इस वीडियो में मैं आपको बता सकूँ। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये बहुत लोगों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, पहली वॉर 1947, फर्स्ट कश्मीर वॉर। अब देखिए दोस्तों, अक्टूबर 1947 की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए थे, अलग अलग देश घोषित कर दिए गए थे, तब एक जगह ऐसी थी जो अभी भी इंडिया के अंदर नहीं थी, जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसा है कि जो वो प्रिंसली स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी और एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज थी हिंदू पॉपुलेशन की। और राजा जी थे महाराजा हरि सिंह जी, जो इस पूरी प्रिंसली स्टेट को राज करते थे, इस पूरी प्रिंसली स्टेट पे। अब पाकिस्तान इस प्रिंसली स्टेट से कश्मीर को अपने अंडर लेना चाहता था, क्योंकि एज मैंने आपको अभी बताया कि हमारे प्रिंसली स्टेट्स में जम्मू कश्मीर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो सबसे ज़्यादा थी। अब ये हुआ कैसे, ये सुनिए। जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स में जो ट्राइबल एरियाज थे, जो ट्राइबल इस्लामिक फोर्सेस थी, पाकिस्तानी आर्मी ने उनके साथ मिलके हम पे, मतलब उस राजा पे अटैक कर दिया, इस क्या नाम है, विजन से कि वो डर के हमारे साथ मिल जाएगा, जिससे जम्मू कश्मीर जो है वो पाकिस्तान में चला जाएगा। लेकिन जब पाकिस्तानी आर्मी ने ट्राइबल इस्लामिक फोर्सेस के साथ मिलके प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक किया, इससे महाराजा हरि सिंह जी बहुत डर गए थे। ये तब डोमिनियन ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर यानी कि दिल्ली गए। वहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसकी मदद से भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडियन आर्मी को ये ऑर्डर दिया कि वो जम्मू एंड कश्मीर में जाएं और पाकिस्तानी आर्मी जो इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है उसे धकेल के वापस भेज दें। अब दोस्तों, ये हुआ, ये वॉर कम से कम 3-4 महीने या कहें तो 1.5 साल तक चली, जिसमें कैजुअलिटीज़ तो बहुत आई दोनों तरफ से। इन कैजुअलिटीज़ को, ये कैजुअलिटीज़ और ना बढ़े, इसके डर से यूएन और सोवियत रशिया ने एक क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन पास किया, जिसका नाम भी पड़ गया रेजोल्यूशन 47, जो पास किया गया 22 अप्रैल 1948 में। ठीक है। अब इस रेजोल्यूशन के ये रेजोल्यूशन थी क्या, अब सुनिए। यह रेजोल्यूशन थी कि जो दो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके बीच एक लाइन डाल दी जाए, जिससे ना उनको प्रॉब्लम हो, ना इस देश को प्रॉब्लम हो, ना उस देश को प्रॉब्लम हो। इस लाइन का नाम डाल दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है। अब जब ये लाइन डाल दी गई, तब उस टाइम पर इंडिया जो था, इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तानी आर्मी से 2/3 ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स एरियाज अपने हक में ले लिए थे, जिसमें आता है कश्मीर वैली, जम्मू और लद्दाख। अब ये है कि इसकी जब ये जो हम इंडियन आर्मी के पास ये थे 2/3, वहीं पाकिस्तान ना चाहकर भी 1/3 के साथ उसको युद्ध को रोकना पड़ा, जिसमें आता है कश्मीर का एक छोटा सा इलाका
गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर। वो इलाका आजकल पूरी दुनिया में POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। तो अब बारी है दूसरे वॉर की, जो था वॉर ऑफ 1965। दोस्तों, ये वॉर शुरू की थी हमेशा की तरह पाकिस्तान ने। अब पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन शुरू किया था जिसका नाम था गिब्रलेटर, ऑपरेशन गिब्रलेटर, जिसके मुताबिक वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आके जो जम्मू कश्मीर के एरियाज़ में ऐसे एसेट्स तैयार करेगा जो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। जब इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया वेस्ट पाकिस्तान में। तो ये वॉर जो थी वो चली 17 डेज तक, जिसमें हज़ारों लाखों कैजुअल्टीज हुई। अब इस वॉर में हज़ारों लाखों कैजुअल्टीज़ के साथ साथ एक और चीज़ हुई जो इसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद सबसे बड़ी वॉर का दर्जा देती है, और वो थी इस वॉर में यूज़ की जाने वाली हज़ारों मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक रेजिमेंट्स। ये वॉर दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी, मेन रीज़न यही है कि ये सबसे बड़ी मानी जाती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, क्योंकि इसमें टैंक वॉर्स भी बहुत हुए, लार्जेस्ट टैंक वॉर इन द हिस्ट्री ऑफ द वॉर्स। अब ये हुआ, इन दोनों ने सीज़ फायर, जो इंडिया और पाकिस्तान कंट्रीज़ थे, इन्होंने सीज़ फायर करना लागू किया आफ्टर द diplomatic interpretation of Soviet Union and Russia after when they pass the Tashkent Declaration. अब दोस्तों, ये तशकंत डिक्लेरेशन क्या है? दोस्तों, तशकंत डिक्लेरेशन के हिसाब से जो सितंबर 1965 में बनाई गई थी, उसके हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान इस वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म करके वापस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के टाइम की जाने वाली सीज़ फायर को अपनाएंगे। और इस वॉर में जो 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुई थी, उसमें जितने भी एरियाज़ पाकिस्तान ने कवर किए, ऑक्यूपाई किए, या जितने भी एरियाज़ इंडिया ने कवर किए, वो सब एक दूसरे को वापस करके कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान की जाने वाली सीज़ फायर को अपनाएंगे, यानी कि LOC के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब जब ये तशकंत डिक्लेरेशन लगाई गई, उसमें भी इंडिया का अपर हैंड था इस वॉर में पाकिस्तान के साथ, जब ये सीज़ फायर लगाया गया। अब बारी है तीसरे वॉर की, जिसका नाम है बैटल ऑफ 1971। अब दोस्तों, ये वॉर इस साल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच 2 वॉर लड़ी गई थी, एक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर और एक लोंगेवाला वॉर। अब दोस्तों, इस साल के जो ये वॉर थे, ये बहुत ही ज़्यादा लंबे हैं। मैं तो इनको छोटी मतलब डिस्क्रिप्टिव एक छोटे ही पैरे में सब बता दूंगा। अगर आपको इनके बारे में और समझना है, सुनना है या जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस टॉपिक को, ये बैटल ऑफ 1971 जो है, इसको और डिस्क्राइब कर सकूँ। वैसे मैं बताता हूँ कि इस वॉर में, जो इस साल में जब 1971 जो वॉर थी, इसकी शुरुआत हुई 24 मार्च 1971। हुआ ये कि वेस्ट पाकिस्तान
जो था, ठीक है, जो है अभी भी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, सॉरी, उसने ये देखा कि जो मेरा ईस्ट पाकिस्तान है वहाँ पर उर्दू को छोड़ के बंगाली लैंग्वेज को तरजीह दी जा रही है, यानी कि वहाँ कोई उर्दू लैंग्वेज नहीं बोल रहा, वहाँ पे सब बंगाली लैंग्वेज बोल रहे हैं। इसीलिए जो उस टाइम पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे मेजर अयूब खान, याया खान, उन्होंने अपनी फोर्सेस ईस्ट पाकिस्तान पे कब्ज़ा करने के लिए, मतलब वहाँ पे भेजी ताकि वो उन लोगों के साथ उन लोगों को सबक सिखाएं कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे बंगाली नहीं, यहाँ पे उर्दू वर्डिंग्स चलेंगी, उर्दू लैंग्वेज चलेगी। फिर जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसने वो ईस्ट पाकिस्तान जाकर उन्होंने वहाँ पर क्या कहते हैं, तबाही शुरू कर दी। बहुत सारी का ये जो लेडीज़ थी उनके साथ बदतमीजियाँ की, बदसलूकियाँ की, बहुत सारे लोगों को मार दिया जो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। इसी बात से डर के कुछ बंगाली रेफ्यूजीज़ इंडियन टेरिटरी में आ गए। अब ये हुआ कि इस इंडियन टेरिटरी में आकर जब इन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिले, उन्हें अपने बारे में बताया, उस टाइम पर हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तब उन्होंने अपनी आर्मी ईस्ट पाकिस्तान भेजी ताकि वो इन लोगों को अटैक कर सकें, काउंटर अटैक, और ये जता सकें कि इन लोगों के साथ जो बंगाल के लोग जो ईस्ट इंडिया में जो हैं, ईस्ट पाकिस्तान में लोग हैं, उनके साथ आज भी हम हैं। लेकिन जब पाकिस्तान ने उनको भी खदेड़ना शुरू किया तब मिसेस इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी पीएम थी उस टाइम पर, हमारे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सैम मैकिनशॉ, जी हाँ, हमारे इंडियन आर्मी के सबसे ख़तरनाक माने जाने वाले एक आर्मी पर्सनल, जो कि सैम मैकिनशॉ जी, जो उस टाइम पर हमारे इंडिया के जनरल थे, इंडियन आर्मी के जनरल थे, उनको ये ऑर्डर दिया कि वो इस क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को संभालें ताकि जो ये बंगाली लोग हैं जो एज ए रेफ्यूजी हमारे इंडिया में आए हैं, उनकी हेल्प हो सके। फिर जब मैकिनशॉ के अगुवाई में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया तब ये बहुत ही ख़तरनाक ऑपरेशन साबित हुआ, जिसकी मदद से, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में गई हुई पाकिस्तान आर्मी को रिटेलिएट करना पड़ा, हारना पड़ा। जो हार गई, सॉरी टू से दैट, बट हार गई जब, तब जो याया खान जी थे उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से हार गई है। उन्होंने जब ईस्ट फ्रंटियर अपना हार गए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इंडिया पर अटैक करने की बारी है, वो भी वेस्ट फ्रंटियर से। तो उन्होंने दूसरा वॉर शुरू किया इंडिया के खिलाफ, हमारे इंडिया के खिलाफ। जनरल याया खान जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, क्या नाम है, पाकिस्तान के, उन्होंने राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर में अटैक किया। अब इस वीडियो को अगर मैंने ये भी आपको डिस्क्राइब किया तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर आपको इतना मैं बता देता हूँ कि ये वॉर भी जो 1971 में लोंगेवाला में लड़ी गई, बाद में दिसंबर के मंथ में, ये भी पाकिस्तान को इस वॉर में भी मुँह की खानी पड़ी थी। वो कैसे हुआ, क्या टैक्टिक्स थी, क्या स्ट्रेटजी थी इंडियन आर्मी की, अगर आपको वो सुनना है या समझना है या जानना है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए
और मैं उस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा। अब अगले पार्ट में जो लास्ट वॉर थी इंडिया आर्मी की 1999 LOC कारगिल, वो कैसे हुई, क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला, आपको मैं वो बताऊंगा उस वीडियो में। दोस्तों, अब बारी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच लड़े गए 1999 में जो वॉर, जिसको हम LOC कारगिल के नाम से भी जानते हैं या कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं, उसको डिस्क्राइब करने की। दोस्तों, एज ऑलवेज ये वॉर भी पाकिस्तान की तरफ से ही एक बदतमीज़ी और बदसलूकी की वजह से शुरू हुई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि अर्ली 1999 में पाकिस्तान ने फिर से इंडिया में इन्फिल्ट्रेट किया और बहुत ही अंदर तक आ गए थे, वो कारगिल सेक्टर तक आ गए थे। क्या नाम है, हमारे इंडिया में वो कारगिल सेक्टर तक आ गए थे और उन्होंने उस नेशनल हाईवे को अपनी हद में करने की कोशिश की जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, क्योंकि उस टाइम पर वो नेशनल हाईवे लेह कारगिल और बाकी इंडिया को जोड़ता था। एज ये कह लीजिए कि वो लाइफ लाइन ऑफ इंडियन आर्मी, यहाँ हमारे लेह के साथ, हमारी श्रीनगर के साथ जो ये रोड था, ये हमारी लाइफ लाइन थी। जब इंडियन आर्मी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने तब भी एक बहुत बड़ा आर्मी ऑपरेशन इसके खिलाफ शुरू किया। इन्होंने ये जो शुरू किया था ऑपरेशन, एक डिप्लोमेटिक तरीके से भी शुरू किया, जिससे पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस खदेड़ दिया जाए। ये वॉर 2 महीने तक चली, ये कॉन्फ्लिक्ट जो थी ये 2 महीने तक चली, जिसमें इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट उन सभी इलाकों को अपनी कब्जे में वापस कर लिया था, जो इन पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स ने इंडिया में घुसकर कारगिल सेक्टर तक आते हुए जिन जिन एरियाज़ को अपने अंडर किया था, इंडियन आर्मी ने वो सब वापस ले लिए थे। अब बात जब ये UN तक पहुंची, तब UN इस बात से डरने लगा कि कहीं मिलिट्री एस्केलेशंस कुछ ज़्यादा ना हो जाएं, इसलिए वो पाकिस्तान पर जोर डालने लगा कि अपनी सारी आर्मी वापस बुला लो और सीज़ फायर कर लो। लेकिन पाकिस्तान जो था, पाकिस्तानी आर्मी इस बात से बिल्कुल मना कर रही थी कि वो वापस नहीं आएगी। वो ये सोच के आई थी कि या तो कश्मीर को हम लेके रहेंगे या लेह को हम लेके रहेंगे। अब ऐसा हुआ कि जब इन्होंने मना कर दिया वापस आने से पाकिस्तानी आर्मी ने, उसकी वजह से जो पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प के लिए जो पाकिस्तानी एम्यूनेशन बनाने में जो पैसे खर्च हुए थे वो बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बिगड़ गई। अब हुआ यूँ कि जब ये वॉर ख़त्म हुई, सीज़ फायर हुआ, तब पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ तक मानने से मना कर दिया कि जो पाकिस्तान सोल्जर्स मारे गए हैं वो हमारे हैं। वो यहाँ तक मानने को तैयार नहीं था कि वो सोल्जर्स उसके हैं। अब ये हुआ कि जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला, ये बयान दिया कि ये हम इन बॉडीज़ को नहीं जानते, नहीं वापस नहीं लेंगे, तो जिन सोल्जर्स की वो बॉडीज़ थी, उनके परिवार वालों ने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में प्रोटेस्ट और दंगे शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान हर बार ये बोलता रहा कि ये सोल्जर्स हमारे नहीं हैं, हम नहीं लेंगे इनकी बॉडीज़। ये तब तक माना जब तक नवाज शरीफ जी पाकिस्तान में एज प्राइम मिनिस्टर नहीं आए। कुछ टाइम के जब ये नवाज शरीफ जी एज प्राइम मिनिस्टर आए, तब उन्होंने माना कि कारगिल के टाइम पर जो उनकी
कॉन्फ्लिक्ट्स, जो उनके कैजुअलिटीज़ हुई हैं, जो उनके सोल्जर्स मारे गए हैं, वो उनके अपने हैं। उन्होंने यहाँ तक माना कि 4000 सोल्जर्स को उन्होंने खोया था। एंड ऑफ जुलाई 1999 तक इन्होंने, जो इंडियन सोल्जर्स और पाकिस्तानी सोल्जर्स ने, अपनी सारी हॉस्टिलिटीज़ को वापस बुला लिया। और एंड जब हुआ इस वॉर का, तब से लेकर आज तक इस वॉर को पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी डिफीट माना जाता है।